आइए बच्चों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 9वां क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको हम पीछे सल्तनत काल से जुड़ा हुआ बहुत सारा तथ्य आपको पढ़ाए थे और उसके बाद यहाँ पर सल्तनत काल हम लोग ख़त्म कर देते हैं लोदी वंश के साथ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक आप देखे थे कि इब्राहिम लोदी था और वहाँ पर सल्तनत काल का समय खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग एक नए साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। और आप लोग अपने इंटर के क्लास में विजयनगर साम्राज्य की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं किए होंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग विजयनगर। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। और यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और किसने किया, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने किया। और आपको हम बता दें कि हरिहर और बुक्का ये दोनों आपस में अपने सगे भाई थे। क्या थे? सगे भाई थे। तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है ना, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? हरिहर और बुक्का ने किया है। हरिहर और बुक्का ने किया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, यानी कि जिस तरह से आप पढ़े थे दिल्ली सल्तनत में कि सिकंदर जैसे की बात करें हम या मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, पहली बार राजधानी कहीं और था और बाद में राजधानी को स्थानांतरित करके कहीं और लेके चला गया। ठीक उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक मतलब शुरुआत की जो पहली राजधानी थी, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि कहाँ थी, है ना। तो देखिए पहली राजधानी थी अनेगुंडी और बाद में जो उसकी राजधानी स्थानांतरित हो गई है वो आपको हम्पी में हो गई है। कहाँ पर हो गई है? कहाँ पर? तो बताइए कि सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अनेगुंडी में। कहाँ पर थी? अनेगुंडी में। और बाद में उसकी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित हो गई? अभी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी बताइएगा। और प्रारंभ कहाँ पर थी? अनेगुंडी में थी। बात समझ में आया? स्थापना कब हुई? किसने किया? दोनों में क्या रिलेशन था? सगे भाई का रिलेशन था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है ना वो कर्नाटक राज्य में है। और आप लोगों को पता होगा, सॉरी कर्नाटक में नहीं, ये आपको आंध्र प्रदेश में है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको कर्नाटक ही थी, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा की यदि हम बात करें तो राजभाषा आपको तेलुगु था। कौन सा भाषा था? तेलुगु। अगर कर्नाटक की बात करें कि वहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है, तो वहाँ पर कन्नड़ भाषा बोला जाता है। जबकि तेलुगु की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है? तेलुगु राजभाषा जो है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। याद रखिएगा, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। यहाँ विजयनगर साम्राज्य जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। लेकिन याद रखिएगा राजभाषा की यदि बात हो तो फंसना नहीं है, कन्नड़ में नहीं लगाना है, आपको किस में लगाना है? तेलुगु में। तो बताइए विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है? तेलुगु। अगला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का के पिताजी का क्या नाम था? यानी कि ये दोनों भाई था और इसके पिताजी का जो नाम था वो क्या था? संगम राजवंश, संगम था इनके पिताजी का नाम। क्या नाम था? संगम। हाँ, हरिहर और बुक्का के पिताजी का क्या नाम था? संगम। और जानते हैं इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश का भी नाम रखा था। अगर आपको पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हरिहर और बुक्का है वो किस वंश से जुड़े हुए थे, तो संगम वंश से जुड़े हुए थे। किस वंश से जुड़े हुए थे? संगम वंश से जुड़े हुए थे। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है अगर आपसे पूछे कि हरिहर और बुक्का जो है इनके पिताजी का क्या नाम है, तो क्या जवाब दीजिएगा? संगम। क्या नाम है? संगम। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने विजयनगर की राजधानी अनेगुंडी दुर्ग से हम्पी स्थानांतरित कर ली थी? प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रारंभिक राजधानी था, शुरुआत का जो राजधानी था, कहाँ था? अनेगुंडी था। कहाँ था? अनेगुंडी। लेकिन कह रहा कि अनेगुंडी दुर्ग से हम्पी बदल लिया गया। किसके समय में? तो प्रश्न को समझिए, किस विजयनगर शासक ने विजयनगर की राजधानी
किसकी राजधानी? विजयनगर की राजधानी अनेगुंडी दुर्ग से हम्पी में स्थानांतरित कर ली तो किसके समय में, किस शासक ने? हरिहर प्रथम ने। किसने? हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी को अनेगुंडी से बदल करके कहाँ पर ले गया? हम्पी में ले गया। कहाँ पर ले गया? हम्पी में ले गया। बात समझ रहे हैं ना? आपका अगला प्रश्न है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, बोलिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस विजयनगर शासक ने धारण की थी? उपाधि का नाम बताइए, क्या है उपाधि? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बोलिए फिर से। बिल्कुल। पद का नाम क्या है? उपाधि का नाम क्या है बताइए? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक है। और ये उपाधि जो है विजयनगर के किस राजा ने धारण किया था? तो बुक्का प्रथम ने। किसने धारण किया था? बुक्का प्रथम ने धारण किया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? और विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी अनेगुंडी, इसको बदलकर जो हम्पी कर लिया गया वो किसके समय में? हरिहर प्रथम के समय में। और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है किस विजयनगर के राजा ने धारण किया था? तो बुक्का प्रथम ने धारण किया था। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपका संगम वंश। और हम संगम की चर्चा भी जस्ट किए थे कि हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे और इस दोनों भाई की पिताजी का क्या नाम था? संगम नाम था। और हम आपको ये भी बोल दिए थे कि अपने पिताजी के नाम पर ही अपने वंश की भी स्थापना किए, इसलिए इनके वंश का नाम था संगम वंश। ये बात आपको बता ही दिए थे और इसकी चर्चा फिर आपके परीक्षा में भी, ये आपके प्रश्न में भी हो ही गई। तो संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज, बोलिएगा जरा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वो किसने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले जो धारण की थी वो किसने की थी? हरिहर द्वितीय ने। उपाधि कौन सा है? फिर से बताइए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत ज्यादा फंसाता है, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न आता है। चलिए प्रश्न को समझिए। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले संगम वंश में कौन सा शासक धारण किया था? हरिहर द्वितीय ने धारण किया था। जबकि यहाँ पर द्वितीय लगा है तो द्वितीय से लोग पकड़ सकता है कि दूसरी बार किया होगा कहीं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले हरिहर द्वितीय ने ही धारण किया था। और यह किस, अगर आपसे पूछ दे कि हरिहर द्वितीय किस वंश से जुड़ा हुआ था, तब क्या जवाब देंगे? हरिहर द्वितीय किस वंश से जुड़ा हुआ था? संगम वंश से जुड़ा हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? बताइए कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस विजयनगर के शासक ने धारण किया था? बुक्का प्रथम ने धारण किया था। आपका अगला प्रश्न है हर विलासम, बोलिएगा जरा, हर विलासम किस विजयनगर कालीन तेलुगु कवि की रचना है? ठीक है ना? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि हर विलासम एक कृति है, एक लेख है, एक रचना है। तीनों बात बराबर ही हुआ। रचना कहिए, चाहे कृति कहिए, चाहे लेख कहिए। हर विलासम एक लेख है और यह लेख जो है विजयनगर साम्राज्य के काल का है। अगर आपसे पूछे कि हर विलासम की रचना किस समय में हुई थी, हर विलासम की रचना किस समय में हुई थी, क्या जवाब दीजिएगा? ये आपका IQ टेस्ट कर रहे हैं हम। 1336 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 1336 में ही तो विजयनगर समाज की स्थापना हुई थी। यह IQ टेस्ट था आपका। ये सोचना चाहिए था कि विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी, उसी समय इसकी स्थापना हुई है। हर विलासम जो है प्रश्न में लिख दिया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है कि हर विलासम किस विजयनगर कालीन, विजयनगर कालीन मतलब विजयनगर के काल का है ना, तेलुगु कवि की रचना है। ठीक है ना? तो अगर आपसे SP अगर पूछता तो आराम से आप जवाब दे सकते थे कि 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई है, इसलिए हर विलासम की रचना किस समय हुई है? 1336 ईस्वी में हुई है। अब कह रहा है कि हर विलासम एक लेख है और यह लेख किनके द्वारा लिखा गया है? श्रीनाथ के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि श्रीनाथ जो है वो किस भाषा के कवि थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जल्दी बताइए। तेलुगु भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? और किस काल के शासक थे? विजयनगर काल के शासक। किस काल के शासक थे? अब बताइए हर विलासम क्या है? हर विलासम एक रचना है, एक लेख है और इस लेख के रचनाकार कौन है? श्रीनाथ। किस भाषा के कवि थे? श्रीनाथ किस साम्राज्य के कालीन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का की पिताजी का क्या नाम था?
उन्होंने अपने पिता के नाम पर किस वंश की स्थापना किया? अब ये बताना है आपको, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बुक्का प्रथम था। अब ये बताइए कि आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अनेगुंडी से हम्पी जो स्थानांतरित किया था वो कौन किया था? हरिहर प्रथम ने। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तेलुगु कवि श्रीनाथ। अभी हम बहुत अच्छा से क्लियर कर दिए थे और देखिए कि वही चीज़ फिर यहाँ पर रिपीट हो गया, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। यहाँ लगा दिया तेलुगु कवि श्रीनाथ, यानी कि श्रीनाथ किस भाषा के कवि थे? तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है बताइए आप लोग? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। चलिए, तेलुगु कवि श्रीनाथ किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे? कह रहा है कि किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे, तो देवराय द्वितीय। क्या होगा आंसर? देवराय द्वितीय। यानी कि श्रीनाथ विजयनगर शासक किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपका अगला प्रश्न है, सालुव वंश कौन सा वंश है? सालुव वंश का अंतिम राजा कौन था? सालुव वंश का अंतिम राजा जो था वो इमादी नरसिंह था। सालू वंश का अंतिम राजा कौन था? सालू वंश का अंतिम राजा कौन था? चलिए इस प्रश्न को भी विवाह कीजिए। सालू वंश का अंतिम राजा जो था इमादी नरसिंह था। चलिए, तो सालू वंश का अंतिम राजा जो था वो इमादी नरसिंह था। कौन था? इमादी नरसिंह। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने विवाह कर? अब बताइए, विवाह जैसे अगर आप लोग को विवाह करना होगा ना तो सरकार को कर देना होगा, तो वही बात बता रहा है, टैक्स। तो वही बात बता रहा है कि किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को अंशतः समाप्त कर दिया। अंशतः का मतलब क्या होता है समझिए? अंशतः का मतलब होता है नाम मात्र, नाम के लिए। पूरा समाप्त नहीं किया लेकिन नाम मात्र समाप्त कर दिया। ठीक है, विवाह कर को अंशतः समाप्त करने का काम जो किया है वो वीर नरसिंह किया है। देखिए ना, ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। वी से विवाह कर है और वी से वीर नरसिंह है। किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को अंशतः समाप्त कर दिया? तो वीर नरसिंह ने अंशतः समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया? देखिए अब जस्ट बताए ना, हम पर फोकस किए थे ना। अंशतः मतलब होता है नाम मात्र। अंशतः का मतलब नाम मात्र, बहुत कम है ना। तो कहने का मतलब कि अंशतः जो खत्म करने का काम किया है वो कौन किया है? वीर नरसिंह। लेकिन पूर्णतः, समझा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, पूर्णतः पूर्ण रूप से जो खत्म कर दिया वो कौन किया है? कृष्णदेव राय। कौन किया है? विजयनगर साम्राज्य की किस विजयनगर के शासक ने विवाह कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया? कृष्णदेव राय। और अंशतः के समाप्त किया? वीर नरसिंह ने खत्म किया। बात समझ में आ गया? अब आपका अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो तुलुव वंश से। किस वंश से? तुलुव वंश से। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? बस इतना याद रखिए, विजयनगर तिजयनगर नहीं याद रखना है ना। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव वंश से संबंधित था, बस इतना समझिए। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलुव वंश से था, बस इतना बात याद रखना है। ठीक है, अगला है कि कृष्णदेव राय कब सिंहासन रूढ़ हुआ? सिंहासन रूढ़ का मतलब राजा कब बना? सिंहासन रूढ़ का मतलब राजा जो बैठता था ना सिंहों के आसन पर। आप देखिएगा मूवी सब में देखिएगा, है कि नहीं, तो राजा का जो बैठने वाला होता है ना उसके कुर्सी पर देखिएगा इधर से बाघ का मुंह रहेगा, इधर से बाघ का मुंह रहेगा। इसलिए तो सिंह का मतलब क्या होता है? शेर होता है। इसलिए उस राजा के आसन को कहा गया सिंहासन। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक है, कृष्णदेव राय का कब सिंहासन रूढ़ हुआ? तो 1509 ईस्वी में। कब हुआ है? 1509 ईस्वी में। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? अब बताइए, विजयनगर के कौन से राजा विवाह कर को अंशतः यानी कि बहुत ही कम मात्रा में खत्म किया और पूर्णतः किसने खत्म कर दिया? कृष्णदेव राय। राजा कब बना? सिंहासन रूढ़ कब हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? चलिए 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, कृष्णदेव राय का योग्य प्रधानमंत्री। कृष्णदेव राय जो थे ना वो बहुत ही चर्चित राजा थे और उनके उनका जो योग्य प्रधानमंत्री था, है कि नहीं, योग्य प्रधानमंत्री सह सेनापति कौन था? सालुब तिम्मा। कौन था? सालुब तिम्मा। तो बताएंगे आप लोग कि कृष्णदेव राय का जो प्रधानमंत्री था
और एक बात और यहाँ पर है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। कह रहा है कि कृष्णदेव राय का योग्य प्रधानमंत्री सह सेनापति, मतलब वो जो व्यक्ति था ना सालुतिम्मा, उनका प्रधानमंत्री भी था और वो सेनापति भी रहा है। नहीं समझ में आया? प्रधानमंत्री भी रहा है और सेनापति, सेनापति का मतलब समझते हैं कि नहीं ये बताइए आप लोग। जैसे 10 गो इधर देखिएगा तब ना समझिएगा। जैसे 10 गो सेना है ना, और उस सेना का जो एक हेड होगा उसको ही सेनापति कहा जाता है। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि कृष्णदेव राय का जो प्रधानमंत्री था और सेनापति भी था वो कौन था? सालुतिम्मा। क्या नाम था? सालुतिम्मा। क्या नाम था? सालुतिम्मा था। कृष्णदेव राय के जो प्रधानमंत्री थे और सेनापति भी थे वो कौन थे? सालुतिम्मा थे। अब आपका अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस भाषा के महान विद्वान थे? देखिए अभी जितना भी प्रश्न बन रहा है वो किन पर बन रहा है? कृष्णदेव राय किस भाषा के कवि थे, महाविद्वान थे? तो देखिए कृष्णदेव राय जो है आपको तेलुगु भाषा के विद्वान थे। कृष्णदेव राय जो थे तेलुगु भाषा के क्या थे? विद्वान थे। अच्छा बताइए कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलु वंश से था। तो तुलु वंश से था और भाषा भी इनका हो गया तेलुगु, आराम से याद हो जाएगा। तो बताइए कृष्णदेव राय किस भाषा का महान विद्वान था? तेलुगु। और किस वंश से जुड़े हुए थे? तेलुगु वंश से। चलिए तुलु वंश से। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक ग्रंथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाम्बवती कल्याणम, क्या है? जाम्बवती कल्याणम। और जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने किया है? तो कृष्णदेव राय ने ही किया है। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर ये याद करेंगे कि जाम्बवती कल्याणम जो है वह क्या है? तो वह एक संस्कृत का नाटक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का एक नाटक ग्रंथ है। बताइए नाटक ग्रंथ का क्या नाम है? क्या नाम है? जाम्बवती कल्याणम। यह जो है तो संस्कृत नाटक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जो रचनाकार है वो कृष्णदेव राय जी है। ठीक है ना? जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने किया है? कृष्णदेव राय ने किया है ना? बताइए कि जाम्बवती कल्याणम क्या है, बताएंगे आप? संस्कृत भाषा के का एक नाटक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है आप बताएंगे? कृष्णदेव राय है ना? इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, साहित्य और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि दी गई, है ना? देखिए कृष्णदेव राय जब आपको विजयनगर साम्राज्य के राजा बनते हैं तो उस समय वो जो है सो आपको साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ में आपको जैसे कि बहुत सारे विद्वान, जैसे कि मान चलिए कि बहुत लोगों को देखिएगा कि उनके सामने पढ़े लिखे बुजुर्ग व्यक्ति गुजर जाएगा लेकिन सम्मान करने का कोई भी नामो निशान नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कृष्णदेव राय जो आया तो कहा कि भाई हमारे राज्य में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, हम उनको सम्मान देंगे। और वो साहित्य को भी सम्मान दिए। साहित्य का मतलब वेद शास्त्र ग्रंथ है, उसको भी वो सम्मान दिए। मतलब सम्मान देने का मतलब उसको महत्व बढ़ाए और जो विद्वान व्यक्ति था उनके दरबार में, उनके राज्य में, उनको उनके महत्व को भी बढ़ाने का काम किया है। कौन किया है? कृष्णदेव राय। इसी वजह से कृष्णदेव राय को जो है एक उपाधि भी दी गई। उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि भाई? तो उपाधि का नाम है आंध्र भोज। क्या नाम है? आंध्र भोज। उपाधि का क्या नाम है? आंध्र भोज। अगर आपसे सिंपल तौर पर हम ये पूछ दे कि आंध्र भोज किनकी उपाधि है? कृष्णदेव राय की। प्रश्न क्लियर हुआ? जी। आंध्र भोज किनकी उपाधि है? कृष्णदेव राय की। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को क्यों दिया गया? साहित्य और विद्वानों को महत्व देने के लिए। तो आप कहेंगे कि साहित्य और विद्वानों के महत्व को बढ़ाने के लिए, साहित्य और विद्वान के सम्मान को बढ़ाने के लिए। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपसे पूछ दे कि साहित्य और विद्वानों को सम्मान बढ़ाने का काम जो है विजयनगर के किस राजा ने किया? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? और कृष्णदेव राय किस भाषा के विद्वान थे? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि क्यों दी गई? साहित्य और विद्वान के महत्व को बढ़ाने के लिए उनको आंध्र भोज की उपाधि दी गई। आंध्र भोज किनकी उपाधि है? और सबसे पहले विजयनगर किस शासक को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई? महाराजा धीराज की उपाधि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। महाराजा धीराज की उपाधि जो दी गई है वो हरिहर दूतियों को दिया गया है। किसको दिया गया है? हरिहर दूतियों को दिया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रश्न को कहीं से कहीं उठा पटक करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गलती होबे करेगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि किस विजयनगर शासक का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाया। अब ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे पहले जो आंध्र भोज था ये भी आपको महत्वपूर्ण था। किस विजयनगर शासक का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, किस साहित्य का क्लासिक युग, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो कहा गया है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया है। किसके शासनकाल को, है ना, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया है। आप लोग इसको रटिए। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक, देखिए क्लासिक का मतलब होता है आपको ऊंचे स्तर का। क्लासिक का मतलब क्या होता है, ऊंचे स्तर का। और क्लासिक का मतलब आपको शास्त्रीय भी होता है। क्या होता है, शास्त्रीय। देखिए तो क्लासिक का मतलब हम आपको बोले कि शास्त्रीय होता है, तो शास्त्र और साहित्य वही बात हुआ ना। अभी जस्ट बोलते हैं ना हम लोग वेद शास्त्र बोलते हैं नहीं, तो शास्त्र का मतलब क्या होता है, साहित्य होता है। तो साहित्य पर ध्यान कौन दिया था भाई, कृष्णदेव राय ने दिया था। अब प्रश्न को देखिए फिर पूरा समझ में आ जाएगा। तेलुगु साहित्य, साहित्य की चर्चा है, और क्लासिक का मतलब क्या बताया आपको, हाँ क्लासिक का मतलब आपको बताए हम उच्च स्तर का। क्लासिक मतलब शास्त्रीय, क्लासिक मतलब क्या होता है, शास्त्रीय। देखिए साहित्य और शास्त्रीय बात बराबर है। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको तेलुगु लगा हुआ है और कृष्णदेव राय जो थे वो तेलुगु भाषा के विद्वान भी थे, और इसका लगा हुआ है कि साहित्य की चर्चा विशेष रूप से किए हैं कृष्णदेव राय जी। और इसका क्लासिक का मतलब शास्त्रीय होता है, मतलब शास्त्रीय से याद आ जाएगा आपको वेद शास्त्र। और इस क्लासिक का मतलब उत्कृष्ट भी होता है, ऊंचे स्तर का भी होता है, अच्छे स्तर का भी होता है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, तो इसलिए याद रखिएगा। अब भूलिएगा मत, प्रश्न को फिर से देख लीजिए कि जैसे ही चर्चा करें तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, तो साहित्य पर ध्यान दिए कृष्ण भगवान, इसलिए कृष्णदेव राय। इसलिए तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा गया भाई, कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद। अब सबसे पहले तो हम लोग ये चीज याद करेंगे कि आमुक्त माल्याद जो है सो क्या है। तो बताइए कि आमुक्त माल्याद क्या है, हम आपको भाषा की चर्चा नहीं किए हैं, आप बस इतना बोलिए कि यह एक ग्रंथ है। आमुक्त माल्याद क्या है, ग्रंथ है। अब पूछेंगे किस भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। आमुक्त माल्याद क्या है, एक ग्रंथ है। बोलिए आप लोग, आमुक्त माल्याद एक तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। आमुक्त माल्याद जो है तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने किया है, तो इसकी रचना भी आपको कृष्णदेव राय ने ही किया है। किसने किया भाई, आमुक्त माल्याद की रचना किसने किया है। तो बताइए कि कृष्णदेव राय के नेक काम के लिए, साहित्य और विद्वानों के महत्व देने के लिए उनको कौन सी उपाधि थी, महाराजा धीराज किनकी उपाधि थी, हरिहर द्वितीय का उपाधि था। आइए अगला प्रश्न है कि तेलुगु के 8 विद्वान, मोस्ट वीवीआई, वीवीआई ही नहीं मोस्ट वीवीआई, क्योंकि बच्चा यहाँ पर 2 प्रश्न में फंसता है, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान का है तो उसका आंसर शिवाजी होगा, और अष्ट दिग्गज का है तो कृष्णदेव राय होगा। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, इंटरफेयर ज्यादा मत कीजिए। अष्ट दिग्गज का है तो उसका आंसर कृष्णदेव राय, अष्ट प्रधान का है तो उसका आंसर शिवाजी होगा। बच्चा इसी में फंस जाता है, अष्ट देख करके फंस जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दिग्गज कहेगा, दिग्गज शिवाजी तो कृष्णदेव राय हो जाएगा, और अष्ट प्रधान कहे तो शिवाजी हो जाएगा। एक बार पुनः अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए कि सब देव में प्रधान कौन है, सबसे प्रधान सब देवता में प्रधान कौन है। आप लोग हमेशा कहते हैं देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, शिव जी, फंस जाते हैं आप लोग। सबसे प्रधान देवता कौन है, शिव जी है। इसलिए याद रखिएगा कि अष्ट प्रधान यदि बोल दे तो शिवाजी के दरबार के जो 9 गो कवि थे, 8 गो कवि थे, उस 8 गो कवि के जो समूह थे उसको अष्ट प्रधान कहा गया था। और कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 गो कवि विद्वान थे उनके समूह को कहा गया अष्ट दिग्गज। बात अभी भी समझ का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, दिक जोर गज। संधि विच्छेद अगर इसकी बात करें तो दिक जोर गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक जोर गज हो जाएगा। अब जो है आपको हम बताते हैं एक बात और, अगर आपसे पूछे कि अष्ट दिग्गज का मतलब क्या होता है तो आपके ऑप्शन में रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऑप्शन वो लगाना है दरबार में जो 8 गो विद्वान रहते थे ना, या 8 कवि रहते थे ना, उस समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, और शिवाजी के दरबार में जो 8 विद्वानों का समूह था उसको क्या कहा, और अकबर के दरबार में जो 9 गो कवियों का 9 गो समूह था उसको
नवरत्न या नवरत्न कहा गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए ध्यान दीजिए, प्रश्न पर लिखा है कि तेलुगु के 8 विद्वान, देखिए विद्वान की चर्चा है कि नहीं है? और ये तो हम देखे भी नहीं, तो देखे तो थे लेकिन ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन ये हमको जानकारी था। तो तेलुगु के 8 विद्वान अष्टदिग्गज किसके राज दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। बात कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए आगे है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु जब हो गई तो मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना भाई? अच्युत देव राय। कौन बना है? अच्युत देव राय। चलिए, अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय जब मर गए तो उसके बाद जो है आपको कौन बनते हैं? अच्युत देव राय, है कि नहीं? एक गाना सुने होंगे, अच्युतम केशवम, है कि नहीं? ऐसे करके है, अच्युतम केशवम। और आगे भी। आइए अगला प्रश्न है आपका कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया तिरुपति मंदिर, है ना, कौन सा मंदिर है? तिरुपति मंदिर हिंदू धर्म की किस शाखा से संबंधित है? प्रश्न समझिए, है ना, शाखा के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए प्रश्न को समझिए। तिरुपति मंदिर पर चर्चा हो रही है और सबसे पहले आप लोग को समझना है कि तिरुपति मंदिर जो है सो हिंदू धर्म का मंदिर है, ठीक है ना। तिरुपति मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। कह रहा कि कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया तिरुपति मंदिर हिंदू धर्म की किस शाखा से संबंधित है? पहले हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे कि तिरुपति मंदिर किसने बनवाया था। अब प्रश्न ये कर रहा है कि तिरुपति मंदिर जो है वो हिंदू धर्म के किस ब्रांच से, किस शाखा से संबंधित था। प्रश्न को समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा है कि हिंदू धर्म की किस शाखा से, तो शाखा का नाम है आपको वैष्णव या राम। वैष्णव या राम। तो यहाँ पर दो बातें हैं, वैष्णव शाखा से संबंधित थे और उसमें किसी देवता की मूर्ति लगी हुई थी, तो राम भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। और आपसे पूछे कि तिरुपति मंदिर में किस देवता का मंदिर था, किस देवता की मूर्ति था, तो राम भगवान का। और अगर आपसे पूछे कि तिरुपति मंदिर जो है हिंदू धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। शाखा की जब चर्चा हो रही है तो शाखा आप 2-3 चीज तो गांव घर में सुनते हैं, वो वैष्णव है, वह जो है सो मतलब ये है मांसाहारी, कुछ और बोला जाता है साकट, है कि नहीं। वैसे ये साकट और मांसाहारी ये गांव घर का भाषा छोड़िए, आप इतना बात तो जरूर सुनिएगा, वैष्णव है ना, वैष्णव और शैव, वैष्णव शाखा और शैव शाखा, ये प्रश्न पढ़े होंगे आप लोग, जरूर सुने होंगे, है कि नहीं। शैव का मतलब जो शिव भगवान की भक्ति करते हैं वो हो गए शैव, है कि नहीं, वो शैव शाखा के हो गए। जो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे वो वैष्णव हो गए। गाँव में जितना तुलसीधारी है वो समझिए कि सब किन भगवान की पूजा करते हैं? विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि तिरुपति मंदिर जो है वह तिरुपति मंदिर किस हिंदू धर्म की किस शाखा से संबंधित है? और उस तिरुपति मंदिर में किस भगवान की मूर्ति अवस्थित है? तिरुपति मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कौन बना? अच्युत देव राय बना है। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर शासक वेंकट प्रथम, शासक का नाम क्या है? वेंकट प्रथम, है ना, वेंकट प्रथम का संरक्षक। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि विजयनगर का शासक है वेंकटरमन, याद रखिएगा। अगर पूछे कि वेंकटरमन विजयनगर शासक से, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, तो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल थे भाई, ये तो विजयनगर के शासक ही थे, ठीक है ना। तो प्रश्न है कि विजयनगर शासक वेंकट प्रथम का संरक्षक मतलब देख रेख करने वाला कौन था? तो तिरुमल। कौन था? विजयनगर शासक वेंकट प्रथम का संरक्षक कौन था? है ना, विजयनगर शासक जो वेंकटरमन थे, वेंकटरमन के संरक्षक कौन थे? तो तिरुमल जी थे। कौन थे? तिरुमल। आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि वेंकट कुछ याद आया? क्या याद आया? वेंकट प्रथम जो थे वो विजयनगर के शासक थे और इनके जो देख रेख करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम तिरुमल। अगला प्रश्न है कि वेंकट प्रथम को अपदस्थ कर दिया भाई, कौन कर दिया रे? अपदस्थ कर विजयनगर का राजा कौन बन बैठा? देखिए, उसको हटा देता है धक्का मार के और अपने बैठ जाता है कौन? सदाशिव। कौन बैठ जाता है? सदाशिव। वेंकट प्रथम नहीं, वेंकट प्रथम नाम का व्यक्ति जो था ना, राजा बना हो विजयनगर का, उसको धक्का मार के निकाल दिया और उसके जगह पर राजा ये बन गया कौन? सदाशिव नाम का व्यक्ति था। सदाशिव नाम का व्यक्ति जो था वो राजा बन जाता है और वेंकट प्रथम को हटा देता है। याद रखिएगा कि वेंकट प्रथम को कौन हटाया था और उसके जगह पर कौन बैठा था? तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? हिंदू धर्म की किस शाखा से संबंधित था? वैष्णव संप्रदाय,
किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग। विष्णु भगवान की पूजा करने वाले को हम लोग वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। अगला प्रश्न है आपको तालीकोटा युद्ध, विजयनगर साम्राज्य से और भी बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन आज का लास्ट प्रश्न जो है इसको देखिए, है ना, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? देखिए तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ना, वो आपको कब हुआ था पहले ये समझ लीजिए। 1565। सही बात होता है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। किसने किया था? राम राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। है ना, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। राम राय ने किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध में, देखिए ये जो प्रश्न है ना तालीकोटा वाला, पहले इसको भी कर लीजिए फिर नीचे चलते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो राम राय ने किया। अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध में अन्य 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा युद्ध हुआ है, तालीकोटा युद्ध को और भी किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बन्नी हट्टी का युद्ध। बोलिएगा, तालीकोटा युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के कौन से नेतृत्वकर्ता थे जो तालीकोटा युद्ध में शामिल हुए थे? राम राय थे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।